हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन कुमार और आज मैं आपको फिर से कराने वाला हूं पूरे क्लासेस पे चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो अभी तक हमने डिस्कस किया। उसके अंदर हमने देखा कि बैकग्राउंड 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद होता है। आज़ाद होने के बाद में 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन खींची जाती है दोनों देशों के बीच में। और उसके बाद में जो 3 मेजर चैलेंजेस आते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। जो फर्स्ट चैलेंज था वो था पार्टीशन। अब पार्टीशन कैसे हुआ ये किसी को कोई आइडिया नहीं था कौन किधर जा रहा है। इन द मीन टाइम भी उनको यही लग रहा था कि उनको ये पता भी नहीं था किसी को कि कौन किस देश में रह रहा है, कौन पाकिस्तान में और कौन इंडिया में है। तो अब दो जगह बाउंड्री बनी, एक बना इधर और एक बना इधर। इनको बोलते थे गाइस कम्युनल जोन्स। अब यहाँ पे इतने ज़्यादा दंगे होने लगे जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई। तो महात्मा गांधी जी वेस्ट बंगाल एरिया में सबसे पहले जाके कंट्रोल कर लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे फाइनली जब उनकी 30 जनवरी 1948 को जब डेथ हो जाती है तब जाके रायोट्स रुकते हैं। तो अभी तक इसके बीच में इतने ज़्यादा रायोट्स किलिंग्स वगैरह हो जाती हैं कि लगभग 5 से 10 लाख लोग मारे जाते हैं। इस तरह से फर्स्ट जो चैलेंज था उसको कंट्रोल किया जाता है। और उसके बाद में जो सेकंड चैलेंज आता है वो होता है गाइस मर्ज ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। अब प्रिंसली स्टेट्स की संख्या थी गाइस कितनी, 565, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर बताया है। अब जो ब्रिटिश इंडिया था, प्रिंसली स्टेट्स होते क्या हैं ये देख लो। ब्रिटिश इंडिया था वो क्या दो टुकड़ों में था। पहला था प्रोविंस इंडिया। प्रोविंस इंडिया वो था जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो डायरेक्ट कंट्रोल करती थी, जिनको उन्होंने वॉर्स वगैरह में जीत जीत के क्या किया था अपने अंडर में कंट्रोल में लाया था। उसके बाद में दूसरा था गाइस क्या प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स के एक एग्रीमेंट हुआ था पैरामाउंसी या फिर स्यूजरेंटी का एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग वो क्या करते थे ब्रिटिश क्राउन के अंडर में रूल करते थे। और साथ ही में क्या था कि वो थोड़े बहुत इंटरनली जो थे पावरफुल फील करते थे और कुछ डिसीजंस खुद ले पाते थे। तो उन्होंने सोचा राजा ना रहने से अच्छा है हम राजा रहें। पर अब दिक्कत क्या आती है गाइस कि जब ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि हम इंडिया छोड़ के जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, पैरामाउंसी भी चली जाएगी। अगर पैरामाउंसी चली गई तो उसके बाद में इंडिपेंडेंस आएगी इनके पास। अब इंडिपेंडेंस अगर सबके पास आएगी तो क्वेश्चन आता है कि इंडिया की यूनिटी का अब क्या होगा। क्या इंडिया यूनाइट रह सकेगा या फिर टुकड़ों में इंडिया की एक कंट्री की तस्वीर सामने उभर कर आएगी। तो इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को अपॉइंट किया जाता है, जो कि कौन होता है इंडिया के डेप्यूटी मिनिस्टर फर्स्ट और फर्स्ट होम मिनिस्टर होते हैं इंडिया के। तो अब इस चीज़ को वो कंट्रोल कैसे करते हैं ये सब चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए गाइस जो मेजर जो इश्यूज़ थे वो कौन कौन से प्रिंसली स्टेट्स के अंदर थे। यहाँ पे सबसे ऊपर आता है जम्मू कश्मीर, ये यहाँ पे है जोधपुर, ये यहाँ पे नीचे है जूनागढ़, यहाँ पे आता है भोपाल, ये हैदराबाद है, ये ट्रवनकोर है और ये मणिपुर है। ट्रवनकोर के पास ये था कि खुद का पोर्ट है। हैदराबाद के पास ये था कि यहाँ का जो निज़ाम था, निज़ाम यहाँ के रूलर को बोलते थे, उनका टाइटल था, जो कि वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन थे। तो इसी वजह से क्या हो रहा था कि इतने ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट होते जा रहे थे। अब इनको मर्ज होने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, किसको किस तरह से मर्ज किया जाए। इन्होंने गवर्नमेंट ने क्या क्या 3 अप्रोचेस लाई वो सब हम ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था कि कुछ जो रूलर्स थे वो नॉन डेमोक्रेटिकली रूल करते थे। अब कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी पावर जाए, तो इनको कैसे क्या मर्ज किया सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने, ये सब हम देखने वाले हैं। तो देखे गए सबसे पहले यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या निकला इस इशू का कि कौन सा स्टेट मर्ज होना चाहता है या नहीं होना चाहता है, उसको किस तरह से मर्ज किया। इसका सॉल्यूशन निकला सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ये सॉल्यूशन कैसे थे, क्योंकि इन्होंने क्या किया गवर्नमेंट को 3 अप्रोचेस के सामने लाए कि हम ये 3 अप्रोचेस अपनाएंगे जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं उनको मर्ज कर सकते हैं इंडिया के अंदर। अब वो 3 अप्रोचेस क्या क्या थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से एक है इस चैप्टर के से। तो जो फर्स्ट अप्रोच थी वो था कि जो भी लोग प्रिंसली स्टेट्स के अंदर इंडिया के अंदर मिलना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले क्या करो इंडिया के अंदर मर्ज कर लो, उस टेरिटरी को इंडिया के अंदर मर्ज कर लो,
क्योंकि वो टेरिटरी बजाय औरों के काफ़ी इजीली इंडिया के अंदर आने के लिए तैयार हो जाएगी। दूसरी थी फ्लेक्सिबल अप्रोच। उसके अंदर क्या होता था कि जो भी रीजन है उसको अगर थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी चाहिए, जैसे कि बाद में हम देते हैं किसे, जम्मू एंड कश्मीर को, जो हालांकि अब जाके हटती है 370 आर्टिकल से, तो उसको भी हमने क्या किया, पावर दी थोड़ी बहुत और उसको भी इंडिया के अंदर मर्ज कर लिया। पहला हमारा टारगेट ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी है वो इंडिया के अंदर आए। तो उसी चीज़ को फॉलो करते हुए हमने तीसरी चीज़ देखी कि जब पार्टीशन होने लगा, फर्स्ट चैलेंज को हम जब काउंटर कर रहे थे, तो हमने नोटिस किया कि बाउंड्री की जो भी टेरिटरी है उसको अगर पहले काउंटर कर लिया तो अंदर वाली को हम थोड़े टाइम बाद में भी काउंटर कर सकते हैं, बजाय अगर पहले हम बाउंड्री वाली को ना करके अंदर वाली को करें। ठीक है गाइज, आई होप सो आपको ये तीनों समझ में आई। क्या क्या है तीनों, कि पहले जो लोग मिलना चाहते हैं उन्हें मिला लो, दूसरा कि थोड़ी अगर पावर देनी पड़ रही है तो ठीक है, थोड़ी पावर दे के उन्हें मिला लो, और तीसरा क्या है, बाउंड्री पे पहले अटैक करो, ताकि अगर बाउंड्री वाले अगर अंदर हो गए तो बाद में जो भी अंदर रह रहा है उसको तो हम बाद में काउंटर कर ही लेंगे। तो ये इनकी अप्रोच थी। अब इनको मर्ज कैसे किया गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन नाम से एक एग्रीमेंट साइन किया गया सभी प्रिंसली स्टेट के रूलर और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से थे। अब ये प्रिपेयर किया गया था वीपी मेनन साहब के द्वारा, और इसी तरह से क्या किया गया, सभी स्टेट्स के पास ले जाके एक एक से साइन करवाया गया और इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मर्ज करवाए गए। अब जो जो इश्यूज़ क्रिएट कर रही थी उनके अंदर से जो जो स्टेट्स हैं वो देख लीजिएगा। सबसे पहले आती है हैदराबाद। हैदराबाद के बारे में मैंने आपको बताया कि ये लगभग सबसे लार्जेस्ट थी। आज के टाइम में अगर हैदराबाद को देखें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इनका कुछ रीजन था। आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला जो इलाका आता है ये आता है मध्य प्रदेश का, ये महाराष्ट्र का, ये इधर आ जाता है आंध्र प्रदेश का, और ये नीचे आ जाता है कर्नाटक का। तो रीजन जो है वो कुछ इस तरह से थे, यहाँ पे लाई करती थी। और ये चारों तरफ से अगर आप देखो इसको ध्यान से तो चारों तरफ से इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में आती थी, चारों तरफ इंडियन गवर्नमेंट का रूल था। उसके बाद में दिक्कत क्या थी, लेकिन ये जो थी वो रिचेस्ट पर्सन के अंडर में थी यहाँ पे, इसलिए इनके रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे। किसके साथ में, ब्रिटिशर्स के साथ में भी और पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ में भी। तो उनसे ज़्यादा रिलेशन होने के कारण इनको ईजीली वेपन्स वगैरह मिल रहे थे, और इन्होंने बना दी एक रजाकर्स नाम से एक पैरामिलिट्री फोर्स बना दी, जिसने क्या किया कि ये एक मुस्लिम फोर्स थी जिन्होंने क्या किया कि काफ़ी वॉयलेंट तरीके से और ब्रूटल तरीके से लोगों पे अटैक किए, और वहाँ पे वुमेंस वगैरह जो भी थी उनकी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। इस वजह से उनको रेप वगैरह किया गया और साथ में उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एट्रोसाइड्स किए गए। तो इनका अपोजिशन करने के लिए वहाँ के जो हैदराबादी कांग्रेस थी वो और कम्युनिस्ट पार्टी थी वो, ये दोनों सामने खड़े होकर आते हैं और इनके अगेंस्ट में जाते हैं। उसके बाद में सितंबर 1948 के अंदर इंडिया एक वहाँ पे मिशन चलाती है और वहाँ से एग्रीमेंट साइन करवा के लाती है निज़ाम जो थे वहाँ के उनसे, और इस तरह से हैदराबाद का पूरा मर्जिंग जो है वो कंप्लीट होता है। काफ़ी ज़्यादा डिटेल में नहीं है यहाँ पे गाइस, क्योंकि अभी हमारे सिर्फ इतना ही काम का है कि ये एक थोड़ा बहुत ऊपर से डिस्कस कर लिया जाए कि कैसे क्या मर्ज किया गया था। ठीक है, दूसरा जो मेजर था इशू वो मणिपुर में हुआ। वो मणिपुर में इसलिए हुआ क्योंकि मणिपुर जो है वो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे सबसे पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे इलेक्शंस हुए, वो भी कब, जून 1948 के अंदर, और ये बना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी है और राजा भी है जो कि नॉमिनली हेड है। जैसे कि आज के टाइम में अगर आप देखो वो भूटान वगैरह में मिल सकते हैं आपको। अब आज़ादी के बाद से अब बैकग्राउंड को अगर डिस्कस करें तो आज़ादी के पहले हुआ क्या, यहाँ के राजा थे राजा बोधचंद्र। ठीक है, राजा बोधचंद्र ने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर लिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि हमें इंटरनल ऑटोनॉमी चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट का जो दूसरी अप्रोच थी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया कि ठीक है, आपको अगर थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी चाहिए तो आप ले लीजिए। उसके अकॉर्डिंग हर एक स्टेट का एक फ्रेमवर्क चलता था कि किसको कितनी ऑटोनॉमी दी गई है। ठीक है, इनको दे दी गई। उसके बाद में जब यहाँ पे इलेक्शन हुए तो यहाँ पे पार्लियामेंट आएगी। अगर पार्लियामेंट आई और बिना पार्लियामेंट के पूछा अगर कोई कुछ डिसीज़न लेता है
जैसे कि राजा ने क्या किया, डिसीज़न ले लिया। कौन सा डिसीज़न लिया, ये देखो, सितंबर 1949 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट के अंदर मर्ज होने का डिसीज़न इन्होंने ले लिया बिना पार्लियामेंट से पूछे। इस वजह से क्या हुए, डिस्प्यूट्स छिड़ गए। क्योंकि अब तक क्या चल रहा था कि मणिपुर की जो कांग्रेस थी वो तो क्या कह रही थी, इंडियन गवर्नमेंट में मर्ज हो जाते हैं। क्योंकि कांग्रेस तो क्या थी, इन द ऑल देखा जाए तो सपोर्टर ही थी। क्योंकि ये 1885 में जब बनी थी AO ह्यूम के अंडर से, तब से ये यही चाह रही है कि क्या हो, इंडिया आज़ाद हो जाए, इंडिया आज़ाद हो जाए और एक यूनाइटेड कंट्री के फॉर्म में आई। तो 1885 से जो भी चली आ रही है, तो यहाँ पे आगे इन्होंने क्या कहा, हर के अंदर देखोगे ना तो ये सपोर्ट कर ही रही है। जैसे हैदराबाद वाले इशू के अंदर देखोगे तो राइट्स के लिए कौन खड़ा हुआ, कांग्रेस खड़ी हुई। तो यहाँ पे भी क्या कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट में मर्ज हो जाओ। बल्कि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये कौन कहते हैं कि वहाँ की जो भी दूसरी पार्टीज़ थी वो कहती हैं कि हमें मर्ज नहीं होना चाहिए। और राजा को इसी बीच में क्या कर लिया जाता है, एग्री कर लिया जाता है कि वो इंडियन गवर्नमेंट में मर्ज हो जाएं। और इसी वजह से वहाँ पे आज भी हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ सामने आते हैं कि उन्हें काउंटर करना भी बहुत मुश्किल होता है, उन्हें रोक पाना भी। आई होप सो गाइज़ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगले लेक्चर के अंदर, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, जिसके अंदर हम चैलेंज नंबर 3 डिस्कस करेंगे कि कैसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आई, और मैपिंग की मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सी स्टेट कब इंडिया के अंदर आज के टाइम में जैसे दिख रही है वैसे आई। आई होप सो गाइज़ अभी तक आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू गाइज़।